हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक जेएस एकेडमी में। प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज का सेशन 9 है। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 10 साल के पीवाईक्यूज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सर, जिसमें हम क्वेश्चंस की अप्रोच देखेंगे, साथ ही एग्जामिनर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है उन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे, क्या रैशनल है उन क्वेश्चंस के पीछे, और साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो जीएस टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है 2013 के प्रीवियस प्रीलिम्स पेपर का। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द। इसमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से सही जवाब हमें ढूंढना है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। एज्यूम कर लीजिए आपको इनमें से कुछ नहीं आता है, चारों में से। फिर भी हम इसको 50% प्रोबेबिलिटी पे ले जा सकते हैं। भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। ऑप्शन ए, इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स विद बाय द इंडियंस। जिस समय हमारा देश गुलाम था, ऐसे में क्या अंग्रेजों के द्वारा आर्म्स कैरी करने के को लेकर कोई अधिकार था? और उनमें से फिर कुछ भारतीयों को लेकर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। ये अपने आप में कितना वेग स्टेटमेंट है, आप समझ सकते हैं कि इससे रिलेटेड हो ही नहीं सकता। दूसरा स्टेटमेंट आप अगर देखें, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। इसका हमें पता नहीं है, मान लेते हैं हम। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। सी। फोर्थ है, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। ये कितना गलत स्टेटमेंट है। रिमूवल ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन क्लॉथ। जो ब्रिटिश एरा था, उस समय सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वही यही तो थी कि हर तरह से उन्होंने ड्यूटी लगा रखी थी इम्पोर्टेंट कॉटन पे, इम्पोर्टेंट किसी चीज से, इसीलिए इंपोर्ट नहीं किया जाता था और सब कुछ एक्सपोर्ट किया जाता था। इसीलिए रिमूवल ऑफ अ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन क्लॉथ इससे रिलेटेड नहीं हो सकता। इसका जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था, अगर हम इल्बर्ट बिल विवाद की बात करें, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883 में। एक्चुअली हुआ क्या था, लॉर्ड रिपन वॉइसरॉय थे उस समय, लॉर्ड रिपन। और इन्होंने 1883 में अपने लो मेंबर के रूप में, कानूनी सदस्य के रूप में सर इल्बर्ट को अपॉइंट किया था। और ये सर इल्बर्ट ही एक बिल को लेके आए थे जिसको इल्बर्ट बिल बोलते हैं। और इसमें इस बिल में इन्होंने प्रोविजन रखा था कि जो इंडियन जजेज हैं, भारतीय जो न्यायाधीश हैं, ये उन केसेस को भी सुन सकते हैं, उन केसेस को हियर कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं जिनमें यूरोपियंस इन्वॉल्व है, यूरोपियंस इन्वॉल्व। इसको लेके विवाद था। और ये विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे जो यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसमें मेनली जो रिसेटलमेंट किया गया था वो तो ब्रिटिश पीपल की तरफ से किया गया था, ब्रिटिश पीपल। उसके अलावा जो प्लांटेशन ओनर थे, क्योंकि ज्यादातर केस इन प्लांटेशन ओनर्स के खिलाफ ही किए जाते थे, किसानों के द्वारा या किसी और के, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जुल्म करते थे किसानों के ऊपर, हर तरह का उनको हरास करते थे, अत्याचार करते थे। तो ये जो यूरोपियन प्लांटेशन ओनर्स थे जो इंडिया में थे, इन्हीं के ऊपर ज्यादातर केस होते थे, इसलिए ये इन्वॉल्व होते थे उन केसेज में, और उनको इंडियन जजेस सुन सकते थे। इसके खिलाफ ये प्लांटेशन ओनर भी आए। साथ में आई इंग्लिश वुमेन्स, और एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है यूरोपियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी इस पूरे कंट्रोवर्सी में, जो इन सबको साथ लेके चल रही थी। तो इन सब की तरफ से ये विवाद शुरू हुआ कि इनकी तरफ से इस चीज को खारिज किया गया कि हम इंडियन जजेस से हियरिंग नहीं करेंगे, वो यूरोपियन केसेस को नहीं सुन सकते, वो दोयम दर्जे के लोग हैं, इंडियन जजेस उस काबिल काबिल नहीं है, कैपेबल नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। तो इसको लेके फिर दबाव बढ़ा, और दबाव बढ़ा तो उसके बाद फाइनली इसको विड्रॉल किया गया, इस बिल को विड्रॉल किया गया और अमेंडमेंट करके दोबारा से सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1884 के रूप में इसको लाया गया दोबारा से। और फिर इसमें एक प्रावधान कर दिया गया कि जब भी यूरोपियन कोई इन्वॉल्व होगा किसी केस में, उसमें आधी जूरी, हाफ जूरी यूरोपियन होगी, मस्ट बी यूरोपियंस। इस तरह का प्रावधान, कुछ और प्रावधान चेंज कर दिए गए। तो उससे रिलेटेड ये एल्बर्ट बिल था। तो एल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, इससे रिलेटेड था। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82।
सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन किन कारणों से हो सकती है? A rise in general level of prices may be caused by। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस कब बढ़ती है, किस किस कारण से बढ़ सकती है, उसके लिए पूछा गया कि किन कारणों से हो सकती है। तीन ऑप्शंस दिए गए, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। ए डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, प्रभावी मांग में वृद्धि। देखा जाए तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है और इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। क्योंकि जब आप मनी सप्लाई की बात करते हैं, प्राइसेस की बात करते हैं, प्राइसेस कब बढ़ती है किसी भी चीज की? या तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए मार्केट में, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा होगा और ये इन्फ्लेशन का काम करेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा तो वो उन चीजों को खरीद पाएंगे जिनको अब तक नहीं खरीद पा रहे थे, और इस वजह से मनी सप्लाई बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर आउटपुट में गिरावट आ जाए, मान लीजिए डिमांड बाजार में 100 यूनिट्स की है, किसी भी प्रोडक्ट की हम बात करें नॉर्मली 100 यूनिट्स की डिमांड है, लेकिन आउटपुट कम हो गया, 50 यूनिट्स ही प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे में 100 यूनिट्स की डिमांड है लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है 50 यूनिट्स का ही। ऐसे में इन डिमांड तो उतनी ही है लेकिन आउटपुट कम हो गया, सप्लाई कम होगी, ऐसे में फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तीसरा जो है इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाए, इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाए, और इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगी तो भी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। दूसरा फोर्थ है एक इनकम बढ़ जाए, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। और इसी तरह से रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा हो उसके कारण भी प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि संसाधनों का या फिर उन पर्टिकुलर चीजों का डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी होती नहीं है। और जब ये सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच होता है, डिमांड और सप्लाई के बीच में जब मिसमैच होता है, तो डिमांड अगर ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई उतनी नहीं है, तो प्राइसेस बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेक्स की बात की गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। फॉरेक्स में से इन चारों में से चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें कुछ कॉम्बिनेशन है। इनमें से फॉरेक्स रिजर्व में किस किस को माना जाता है? पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, जिसको फॉरेन करेंसी एसेट बोलते हैं। विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ की तरफ से दिए जाते हैं। और एक है लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, विदेशों से ऋण। इसी तरह से दूसरा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार। इसी तरह से विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विश्व बैंक से ऋण, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है। और एसडीआर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित ऋण और विश्व बैंक से ऋण। इसका जो सही आंसर है वो है बी। अब तीनों ऑप्शंस देखिए, इसमें भी लोन की बात की गई है, इसमें भी लोन्स की बात की है, लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, और इसमें बात की गई है लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ये एक्चुअली जो फॉरेक्स रिजर्व होता है जिसकी हम बात करते हैं, फॉरेक्स की, फॉरेक्स की जो हम बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो फॉरेक्स में क्या चीज आती है, मेन जो चीज आती है वो है फॉरेन करेंसी एसेट सबसे पहले। दूसरा आता है गोल्ड, जो कि आरबीआई होल्ड करता है, और एसडीआर, साथ ही रिवर्स ट्रांजे पोजीशन, आरटीपी। इन सबको मिला के जो यूनिट बनती है उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं फाइनली। इन एसेट को होल्ड कौन करता है? सेंट्रल बैंक होल्ड करता है मेनली फाइनली। इसके बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि ये फॉरेक्स रिजर्व का क्वेश्चन कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, और ये काफी न्यूज में रहता है फॉरेक्स रिजर्व। हर महीने कोई ना कोई आर्टिकल किसी ना किसी न्यूज़पेपर में आपको हमेशा मिल जाएगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। अक्टूबर 2021 में जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व 645 बिलियन डॉलर पे था, वो अभी लगभग 560 बिलियन डॉलर पे है। साथ ही अगर बात करें एसडीआर की, इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, आईएमएफ के द्वारा शुरू की गई थी 1969 में। और बात करें, ये एक करेंसी नहीं है, आईएमएफ की साइट पे कहा जाता है इसको, ये इट्स नॉट एन करेंसी और इट्स नॉट एन क्लेम। ये क्लेम भी नहीं है, कोई करेंसी भी नहीं है, इसको दावा नहीं कह सकते। ये एक पोटेंशियल क्लेम कहा जाता है इसको, पोटेंशियल क्लेम, संभावित दावे। किसके लिए? ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर्स,
कि जो फ्रीली यूजेबल करेंसी है आईएमएफ मेंबर्स की, उसके लिए पोटेंशियल क्लेम के रूप में इसको माना जा सकता है। इसको कैसे काउंट किया जाता है? तो इसमें वेटेड बास्केट रखा जाता है। एक बास्केट में आप मान के चलिए डॉलर्स हो गया, यूएस डॉलर, उसके बाद यूरो हो गया, युआन हो गया, येन और पाउंड स्टर्लिंग। इन सबका वेटेज निकाला जाता है। इसका वेटेज जो निकाला जाता है उसके हिसाब से इसको एसडीआर को बांटा जाता है या कोटा असाइन किया जाता है हर एक देश का। इंडिया की अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत का भी जो एसडीआर कोटा है वो है 2.75%, और जो आईएमएफ में वोटिंग राइट्स हैं भारत के वो है 2.63%। ये जो एसडीआर जब कैलकुलेट किया जाता है, इनका वेटेज जब कैलकुलेट किया जाता है, तो इस कैलकुलेट करने के लिए हर 5 साल के बाद, इन एवरी 5 ईयर्स, इसको रिव्यू किया जाता है कि इसमें किसकी मात्रा बढ़ानी है, किसकी कम करनी है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है। हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। और ये रिव्यू अभी हुआ है 2022 में, इसलिए ये इस साल के लिए 2023 के जो प्रीलिम एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एसडीआर को आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेनेशनरी इन इट्स इफेक्ट? इसमें पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में थे कौन अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? लोक ऋण की चुकौती, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान, बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, और बजट घाटे के लिए वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब हम छोटे थे तो जनरली एक क्वेश्चन हमेशा से दिमाग में चलता था, कई बार कभी भी नॉर्मली, और हो सकता है आप सब लोगों के दिमाग में कभी ना कभी चला हो, कि जब सरकार नोट छापती है, सरकार प्रिंट करती है, करेंसी प्रिंट करती है, तो क्यों ना सरकार ये करेंसी सबको बांट दे। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सबको इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ऐसा नहीं होता है। सरकार अगर नई करेंसी प्रिंट कर रही है, वो अपने आप में नुकसानदेह है गरीबों के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। मनी सप्लाई जब भी बढ़ेगी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इन सब में, चारों ऑप्शन में, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी, क्योंकि इसमें पूछा गया मोस्ट इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी ये भी है रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, लेकिन जब सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी है वो है बजट घाटे के वित्त के लिए नई मुद्रा। जब आप नई मुद्रा, न्यू मनी क्रिएट करोगे, तो वो हमेशा इन्फ्लेशनरी होगी। इसलिए क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी नहीं है। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, इससे भी नहीं। लेकिन जब आप नई करेंसी जनरेट करोगे, क्रिएट करोगे, तो हमेशा उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की जो संभावना होगी वो इसी से होगी। तो क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ये सही इसका आंसर है। प्रीलिम्स के लिए यही है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत फायदेमंद है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 85, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, यूपीएससी का ट्रांसलेशन, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी। जब मनी सेम होगी और डिमांड बढ़ रही है मनी के लिए, तो उसमें 4 ऑप्शन में दिए गए हैं कि इनमें से क्या होगा। अब आप एक चीज देखिए, जब भी डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज की नॉर्मली, और सप्लाई सेम है, इफ अभी हमने देखा, अभी सप्लाई के बारे में बात की थी कि डिमांड और सप्लाई में जब मिसमैच होता है क्या होता है, डिमांड जब बढ़ती है और सप्लाई अगर सेम है, तो जनरली क्या होता है, इंक्रीज इन प्राइसेज, प्राइसेज बढ़ती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई सेम है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि डिमांड किस चीज की बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है मनी की, सप्लाई ऑफ मनी सेम है, मनी की सप्लाई सेम है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, क्या बढ़ेगा, प्राइसेस नहीं बढ़ेगी, इस समय बढ़ेगा इंटरेस्ट। तो इसमें ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल, फिर से। तो जब मनी रिमेइंग सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, फ्रूट्स स्टोर इन ए कोल्ड चेंबर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। हमने देखा है कि जो कोल्ड चैम्बर में या वेयर हाउसेज में जो कोल्ड कोल्ड स्टोरेज है, उनमें जब फलों को रखा जाता है तो वो काफी टाइम तक चलते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप फ्रिज में भी देख सकते हो, फ्रिज में भी आप फलों को रखते हो तो 3-4 दिन चल जाते हैं। अगर आप फ्रिज में नहीं रखते, उनको बाहर रखते हो तो जल्दी सड़ने लग जाते हैं।
उनकी स्टोरेज लाइफ, उनकी लॉन्गर लाइफ, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है? ऑप्शन दिए गए चार: सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट इंक्रीज, एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड। जनरली क्या होता है, फ्रूट्स क्या करते हैं, फ्रूट जब रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं, तो एथिलीन गैस, एक एथिलीन गैस होती है जिसको रिलीज करते हैं। और ये एथिलीन जो होती है, ये जनरली फ्रूट्स को पकाने का काम करती है, उनको राइपनिंग के लिए हेल्प करती है। वेयर हाउस में, कोल्ड चेम्बर्स में जब रखा जाता है फ्रूट्स को, तो उनकी सेल्फ लाइफ पे जनरली वैसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है, उनकी जो एथिलीन रिलीज करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। उनकी जो, जिसको कह सकते हैं कि उनकी जो राइपनिंग प्रोसेस है, पकाने की जो प्रोसेस है, राइपनिंग प्रोसेस, ये कम हो जाती है। और ऐसे में उनकी श्वसन की दर जब घटा दी जाती है, राइपनिंग, एथिलीन कम रिलीज हो रहा है, राइपनिंग प्रोसेस कम हो रही है, तो जनरली ये होता है कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो स्टोर किए जा सकते हैं काफी टाइम तक के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया: घड़ियाल, चरमपीठ कुर्म, लेदरबैक टर्टल, अनूप मृग, स्वैम्प ट्रियर। तीन ऑप्शन दिए गए, इनमें से कहा गया है विच ऑफ द अबव इज आर इंडेंजर्ड, संकटापन्न। इसमें बहुत बड़ा केस है, क्योंकि अगर आप देखें, जनरली पहले एक हम बात कर लेते हैं घड़ियाल की। अगर हम बात करें, घड़ियाल आईयूसीएन कैटेगरी में घड़ियाल का स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, ये मछलियों को खाता है। और यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान से लेके इरावदी तक, इंडिया उधर म्यांमार तक ये मिलता है घड़ियाल। 2007-17 में जो सर्वे आया था, उसके हिसाब से कहा गया था कि 900 के आसपास ही घड़ियाल अभी बचे हैं। और इंडिया में अगर देखा जाए, तो रामगंगा, गंगा, गंडक रिवर, चंबल रिवर, पार्वती रिवर, यमुना रिवर, सोन रिवर, कई रिवर्स में घड़ियाल मिलते हैं। लेदर बैक टर्टल की हम बात करें, तो जो लेदर बैक टर्टल है, इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। और अंडमान निकोबार की तरफ ये मिलते हैं। लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीसीज है अर्थ पे। सबसे बड़े सी टर्टल, जो समुद्री जो कछुए होते हैं, जो अर्थ पे सबसे बड़े समुद्री कछुए हैं, उनमें से ये हैं, लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीसीज है। और जो स्वाम डियर की अगर हम बात करें, अनुब्रग जिसको बोला जाता है, इनका भी जो आईयूसीएन स्टेटस है अभी वल्नरेबल है। और ये स्वाम डियर स्टेट एनिमल भी हैं। स्टेट एनिमल, राज्य पशु हैं कहाँ के? एमपी और यूपी के। एमपी, यूपी, इधर आंध्र में, नेपाल में, इधर भी मिलते हैं स्वाम डियर। अब ऐसे में पूछा गया संकटापन्न, एंडेंजर्ड कैटेगरी में पूछा गया। लेकिन आप ये देखिए, इसमें कहीं भी इस क्वेश्चन में आईयूसीएन का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन सी प्रजाति के बारे में, कि वो आईयूसीएन इंडेंजर्ड है या आईयूसीएन कैटेगरी से इंडेंजर्ड है। ये तीनों प्रजाति इंडेंजर्ड है इन इंडिया, इंडेंजर्ड इन इंडिया। जो बहुत से समझदार लोग होंगे ना, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वल्नरेबल वल्नरेबल सोच के कि अरे इंडेंजर्ड इनमें से कोई भी नहीं है, आंसर लगा के आएंगे कोई नहीं, इसीलिए ऑप्शन दिया गया कोई नहीं। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक चीज पे, क्योंकि इसमें आईयूसीएन का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसमें कहीं भी नहीं पूछा गया कि आईयूसीएन के हिसाब से इनका जो कैटेगराइजेशन होता है, उसके हिसाब से इंडेंजर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं पूछा गया। इनमें से पूछा गया भारतीय फोना ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से इंडेंजर्ड है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में तीनों को इंडेंजर्ड माना गया है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है सी। जो यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर निकाला है आंसर की में, वो है 1 2 3 सी। और उसका कारण है ये, और इसीलिए ये ऑप्शन रखा गया कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी इंडेंजर्ड नहीं है, और जो तीनों को जानता भी होगा वो इसको ऑप्शन लगा के आएगा डी, कोई नहीं, और वहीं गलत हो जाएगा। इसलिए सही आंसर है 1 2 एंड 3। उस टाइम न्यूज में भी थे लेदरबैक टर्टल, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कुड वाइप आउट लार्जेस्ट सी टर्टल, ऐसा करके स्टडी आई थी। कई जगह न्यूज में रहते हैं आर्टिकल, आई जाते हैं कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 88 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसाइकिल, कार्स, ईटीसी, बिकॉज। चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्यों यूज की जाती है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है। द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है।
द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज्ड, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड। सही आंसर यही है। जनरली क्या होता है बॉल बियरिंग में, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है व्हील और एक्सल के बीच में उस वो कम हो जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है उन दोनों के बीच में वो कम हो जाता है। और बॉल का क्या है ना, अगर आप बियरिंग बॉल देखें तो ये राउंडनेस होती है, राउंडनेस। और इस राउंडनेस की वजह से एक्चुअली क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। और रोटेशनल फ्रिक्शन जब कम होगा तो वो कार की गति के लिए या साइकिल गति के लिए वो सही होता है। इस कारण से ही केवल उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम किया जाता है, और उसको एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम करने के लिए ये राउंडनेस रखी जाती है, इसीलिए बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। प्लेन बियरिंग भी है लेकिन बॉल बियरिंग का यूज इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। 5 फिनोमेना दिए हुए हैं। साइज ऑफ द सन एट डस्क, गोधूली में सूर्य का माप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। कलर ऑफ द सन एट डॉन, मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ट्विंकल्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई। इनमें से कौन सा दृष्टि भ्रम है? विच ऑफ द अबव आर ऑप्टिकल इल्यूजन? ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? जैसे आप गर्मियों में अभी अभी के समय आप देख सकते हैं, अभी कभी हाईवे पे अगर आप जाएं तो आपको दूर से एक जिसको कहते हैं पानी सा दिखेगा हाईवे पे, बिकॉज ऑफ, इसको मिराज बोलते हैं कई जगह। ये क्यों होता है? ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसमें 5 चीजें पूछी गई है। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। लॉजिक के हिसाब से भी अगर आप जाएंगे, पांचों को आप पढ़िए। साइज ऑफ द सन एट डस्क, ऑब्वियसली बात है ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। कभी छोटा दिखता है साइज सूर्य का जब गोधूली के टाइम पे या उस समय, और दिन के समय देखेंगे तो अलग दिखता है। उषा काल में सूर्य का रंग, रंग भी कम होता है, दिन में सफेद होता है, सुबह और शाम के समय थोड़ा लाल भी दिखाई देगा आपको, थोड़ा ऑरेंज दिखाई देगा। आकाश में तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना भी एक तरीके से हमको लगता है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। उसका कारण है क्योंकि अगर आप देखें, एक स्टेटमेंट है इसमें, उषा काल में चंद्रमा का दिखना। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, मून विजिबल होता है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। क्योंकि चंद्रमा है वो दिखता है, विजिबल होता है। इसमें साइज की बात नहीं की गई, इसमें विजिबिलिटी की बात की गई। मून मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। और केवल एक सिर्फ इस चीज को आप एलिमिनेट करते हैं तो आंसर निकल के आ जाता है 1, 2 एंड 4। क्योंकि इसमें आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। पूरा जो पोल स्टार ध्रुव तारे का जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से डायरेक्शन खोजी जाती है, इस पर पचासों हजारों क्वेश्चन बन चुके हैं कि पोल स्टार ध्रुव तारा कहाँ दिखेगा, तो किस तरह से हम डायरेक्शन खोज सकते हैं, हम कहाँ पर होंगे, नॉर्थ में होंगे, साउथ में होंगे। 50 तरीके इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, पोलर स्टार का दिखना, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। चंद्रमा का दिखना ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। लेकिन तारों का टिमटिमाना, क्योंकि तारों का क्या है, वो लाइट इमिट करते हैं और वो लाइट हम तक पहुंचती है बहुत लेट में। ऐसे में हमें लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, तो ऐसे में वो ऑप्टिकल इल्यूजन है एक्चुअली। इसी तरह से उषा काल में सूर्य ग्रहण, ये ऑप्टिकल इल्यूजन के काम, ऑप्टिकल इल्यूजन कहलाता है। गोधूली में सूर्य का माप, जिसको कहते हैं साइज ऑफ द सन एट डस्क। केवल आप इसको देखें, मून बीइंग विजिबल एट डॉन, इसी से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी मिलेगा, पर साथ में एक कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा जिससे आप उस पजल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? 3 घटनाएं दी गई हैं। कहा गया है कि जब रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो इनमें से कौन सी घटनाएं हैं जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है? पहला है परिक्षेपण, जिसको कहता है डिस्पर्सन। दूसरा है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। और थर्ड है आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के हिसाब से ऑप्शंस दिए गए। इसके लिए एक्चुअली जो इसका सही आंसर है वो है 1, 2 एंड 3, तीनों। परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। डिस्पर्सन की अगर हम बात करें तो डिस्पर्सन क्या काम करता है? डिस्पर्सन काम करता है, स्प्लिट करता है लाइट को डिफरेंट कलर्स में। स्प्लिट लाइट इन डिफरेंट कलर्स। ये एक्चुअली प्रिज्म की तरह काम करता है, जिसमें लाइट अगर इस तरह से जाती है तो वो स्प्लिट कर देता है लाइट को कई कलर में, जिसमें कई तरह के कलर बन जाते हैं, 6-7 कलर बन जाते हैं। ये डिस्पर्सन, इसको कहते हैं परिक्षेपण। एक होता है रिफ्लेक्शन, जिसको कहते हैं अपवर्तन। रिफ्लेक्शन का काम क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है, बैंड कर देता है लाइट को, बैंड।
इस तरह से बेंड कर देता है लाइट को। बेंडिंग ऑफ लाइट, जब ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसको बेंड कर देता है। और तीसरा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब लाइट डेंस मीडियम से, ज्यादा सांद्रता वाले मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ज्यादा होता है क्रिटिकली एंगल से। इस तरह से हम देख सकते हैं सनलाइट जब पड़ती है तो रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट। ये देखिए लाइट की बेंडिंग हो गई, यहाँ से ये घूम गया, ये रिफ्लेक्शन होता है। डिस्पर्सन होता है एक्चुअली जब प्रिज्म की तरह काम करता है कि लाइट को स्प्लिट कर देता है कई सारे कलर में। ये देखिए डिस्पर्सन हुआ तो लाइट इधर से आई और कई सारे कलर में डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। और उसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इस तरह से कि टोटल इंटरनल लाइट क्या होती है, जब डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, आंतरिक रूप से परावर्तित कर दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 एंड 3। जनरल साइंस का ये क्वेश्चन था। इस तरह से आज की हमारी चर्चा समाप्त होती है। नेक्स्ट सेशन के साथ फिर हम दोबारा से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।